लर्न टू ट्रेड के सेशन नंबर 36 और ऑप्शंस ट्रेडिंग के सेशन नंबर 4 में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक बजाज और मैं सिखा रहा हूं ट्रेडिंग और ऑप्शंस अनुपूर्णा जी को। हेलो सर, हाउ आर यू? गुड सर। फैंटास्टिक। सो अनुपूर्णा जी, ऑप्शंस का हमारा जर्नी चालू हो चुका है। 3 क्लासेस हो चुके हैं, चौथा क्लास है। लास्ट क्लास में मैंने आपको ग्रीक्स के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था। राइट। तो रात को घूम रहे हैं ग्रीक्स माथे में? सर काफी कंफ्यूजिंग है सर। आई एम ट्राइंग कि आई गेट कंफर्टेबल विद इट। यस, ऑप्शंस में अगर आपको काम करना है तो ग्रीक से दोस्ती करनी पड़ेगी। ओके सर। तो मैंने आपको पहले भी बताया था जब हमने चालू किया था लर्न टू ट्रेड की दोस्ती करनी बहुत ज़रूरी है। और जब आप लिमिटेड लोगों के साथ दोस्ती करते हैं तो बहुत फुलफिलिंग होता है। फेसबुक फ्रेंड्स और इंस्टाग्राम फ्रेंड्स नहीं, है ना? राइट सर। तो ग्रीक्स आपके फ्रेंड बनने चाहिए जो आपके साथ में आपका जीवन में उतार चढ़ाव में आपको हेल्प करेंगे और आपको गाइड करेंगे। तो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं और आप ग्रीक्स के बिना ट्रेड कर रहे हैं तो इट्स लाइक टॉसिंग अ कॉइन। भगवान भरोसे। तो शेयर बाजार में जो भगवान भरोसे है उसका भगवान भी नहीं है। तो ग्रीक्स इज इंपॉर्टेंट। तो आज का सेशन में ग्रीक्स पे और चर्चा करते हैं। ठीक है, आई वांट टू मेक यू 100% कंफर्टेबल अबाउट ग्रीक्स। और मैंने तो आपको फर्स्ट लेवल ग्रीक्स ही बताया है। आपको पता है ग्रीक्स के भी ग्रीक्स होते हैं विच इज द सेकंड लेवल डेरिवेटिव्स। वहां तक जाना ही नहीं है क्योंकि वो सफोस्टिकेशन हाईली सफोस्टिकेटेड ट्रेडर्स यूज कर रहे हैं। तो अभी एट दिस स्टेज ऑफ आवर जर्नी अगर हम फर्स्ट लेवल ग्रीक्स पे फोकस कर रहे हैं दैट इज सफिशिएंट टू स्टार्ट। ओके, तो चलिए वापस से चलते हैं ऑप्स्ट्रा के अंदर में, जो मैंने आपको बताया था कि ऑप्शंस के लिए बड़ा अच्छा प्रोडक्ट इन्होंने बना रखा है। अगर आपको ग्रीक्स का कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए, लर्निंग अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो आप आराम से इलर्न ऑप्शंस में जा सकते हैं। और वहां पर आप देखो ग्रीक्स में हमने लर्निंग कंटेंट बना रखा है अंग्रेजी में। तो जिसको इंग्लिश में ग्रीक सीखना हो कॉन्सेप्चुअली वो यहाँ पर जाके इंग्लिश में ग्रीक्स के बारे में सीख सकता है। प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे बिकॉज ये हमने फ्री बनाया तो बेसिक काम कर दिया, बट ऑप्स्ट्रा वालों ने बड़ा अच्छा एडवांस काम किया है। तो चलिए इनके यूटिलिटी को यूज करते हैं। ऑप्शन चेन हमारा क्लास नंबर 2 था। यस सर। क्लास नंबर 3 था ग्रीक्स। अब ये दोनों को मिक्स करके एक व्यू लेते हैं। ओके। तो ऑप्शंस में गए, सॉरी ऑप्शंस नहीं, ओपन इंटरेस्ट में गए और यहां पर आप देखिए ऑप्शन चेन है। ये ऑप्शन चेन, अरे देखने में कैसा लग रहा है? सेम लग रहा है ना जो आपने देखा था एनएससी के साइट पे। इधर में कॉल है और इधर में पुट है। राइट। और लेकिन इसमें कॉलम्स कुछ कुछ ज्यादा है। कॉलम्स क्या क्या ज्यादा है? ओआई चेंज, ओआई वॉल्यूम, ये तो वहां भी था। आईटीएम प्रॉब मतलब आईटीएम प्रोबेबिलिटी, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, एलटीपी और चेंज। ठीक है, अगर इसका ग्रीक व्यू में करूं तो मुझे ग्रीक्स मिल जाते हैं यहाँ पे और ये फ्री है। ओके। ठीक है, इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना। तो ये वाला पोर्शन हमारे मित्र रघुनाथ ने इसको फ्री रखा है। ओके। ठीक है, एक बार चलते हैं निफ्टी में। अपन लोग निफ्टी का 26 अगस्त का एक्सपायरी को देखते हैं। 26 अगस्त क्यों निपुणा जी? सो वो लास्ट थर्सडे है। लास्ट थर्सडे, और वो मंथली एक्सपायरी। राइट। आप जब भी काम करने का सोचें तो मंथली एक्सपायरी पे सोचिएगा। ये जो वीकली एक्सपायरी पे जो पासा फेंका जा रहा है ना, अवॉइड। ओके। ठीक है, बड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा तब लग जाइएगा उसमें। लेकिन ये वीकली ऑप्शंस मुझे पर्सनली उतना पसंद नहीं है। आपको पसंद आता तो आप चल जाइएगा उसमें, बट मेरी राय रहेगी लेट्स स्टार्ट विद द मंथली ऑप्शन वाला। ठीक है, देखिए मंथली ऑप्शंस का निफ्टी का मैं जा रहा हूँ। ये है ऑप्शन चेन जो मुझे बता रहा है कि किस स्ट्राइक प्राइस का कॉल का क्या ओपन इंटरेस्ट है, क्या वॉल्यूम है, क्या एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी है। और ऑप्शन ग्रीक्स में जाते हैं, आपको दिख रहा है? थोड़ा जूम इन करूं मैं? हाँ सर। चलिए जूम इन कर लेते हैं। हाउ इज इट नाउ? बेटर। श्योर। तो ग्रीक्स व्यू में अगर अपने चलते हैं तो यहां हमको ग्रीक्स व्यू मिल रहा है। तो अभी निफ्टी का भाव चल रहा है तकरीबन 16,250। तो एट द मनी क्या हुआ? 16,250। ये एट द मनी कॉल है और ये एट द मनी पुट है। आपको याद होगा हमने चर्चा की थी डेल्टा के बारे में। यस सर। तो एट द मनी कॉल का डेल्टा है 51.93। इसका मतलब अगर 100 रुपए निफ्टी बढ़ेगा तो ये एट द मनी कॉल का डेल्टा, कॉल का जो प्रीमियम है वो बढ़ जाएगा 51.93। यस। और पुट के केस में -48। -48 क्यों? क्योंकि पुट और अंडरलाइन में इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर वो बढ़ेगा तो ये घटेगा। ठीक है, एट द मनी का इम्प्लाइड वोलेटिलिटी 11.11, कॉल का
पुट का इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी 11.35। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये बाद में चर्चा करेंगे कि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी क्या चीज है। एट द मनी का थीटा इज -409 और थीटा ऑफ पुट इज -4018। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप एक दिन के लिए एक लॉट का पोजीशन छोड़ेंगे तो आपको 409 रुपये मिल जाएंगे। ओके, राइट। अगर आप बेच के रखेंगे तो ऑब्वियसली, लेंगे तो पैसा लग जाएंगे, तो इसीलिए थीटा माइनस में है, क्योंकि वो बता रहा है कि हर दिन का टाइम डीके के कारण इतना रुपया आपका लग रहा है। ओके, चलिए इस पर चर्चा करते हैं थोड़ा देर। ओके सर। कि थीटा जो है कॉन्सेप्चुअली वो ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर 12 दिन बचा हुआ एक्सपायरी को, तो जो सेलर है उसको तो रिस्क 12 दिन का ही है, राइट? और अगर 11 दिन बचा हुआ है तो सेलर का रिस्क 11 दिन का ही है, हाँ, ऑब्वियसली। हाँ, तो सेलर जो टाइम वैल्यू है ऑप्शन का, एक इंट्रिंसिक वैल्यू, यस, इंट्रिंसिक वैल्यू इज डिराइव फ्रॉम अंडरलाइन का प्राइस माइनस द स्ट्राइक प्राइस। यस, तो अगर इन द मनी होगा तो इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस है, आउट ऑफ द मनी हो गया तो इंट्रिंसिक वैल्यू है ही नहीं। 0। तो जो भी बचा वो है टाइम वैल्यू। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम ऑप्शन चेन में चलें और 16,500 का कॉल ऑप्शन का दाम देखें तो उसका दाम है 70 रुपए। हाँ, तो अभी दाम चल रहा है मार्केट का 16,250, बट 16,500 का कॉल का दाम चल रहा है 70 रुपया। तो ये 70 रुपया क्या है? ये टाइम वैल्यू है, क्योंकि इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ भी नहीं है, क्योंकि इन द मनी ये है नहीं, ये है कॉल पॉइंट ऑफ व्यू से आउट ऑफ द मनी, बट पुट पॉइंट ऑफ व्यू से ये इन द मनी है। तो इसका दाम चल रहा है 305। 305 माइनस 250 इज इंट्रिंसिक वैल्यू, तो 305 माइनस 250 तकरीबन 55-50। तो देखोगे टाइम वैल्यू दोनों का मोर और लेस सेम होता है, 100% सेम नहीं हो सकता है, बिकॉज कॉल का चाल चलन और पुट का चाल चलन अलग होता है, तो एग्जैक्ट नहीं होगा टाइम वैल्यू, दोनों का टाइम वैल्यू अलग होगा। क्यों ऐसा? दोनों सेलर्स का एक्सपेक्टेशन बहुत डिफरेंट है, दोनों सेलर्स का कैरेक्टर बहुत डिफरेंट है। अच्छा, जो पुट बेच रखा है वो अलग नेचर का है, उसका रिस्क टेकिंग एपेटाइट अलग है। जो कॉल बेच रखा है उसका रिस्क टेकिंग एपेटाइट अलग है। ओके। प्लस जनरली क्या होता है कि मार्केट का एक व्यू के हिसाब से रिस्क डिफाइन होता है। अभी जैसे शायद कॉल वाले को रिस्क तेजी का ज्यादा लग रहा है, तो जो कॉल का सेलर है वो प्रीमियम ज्यादा मांग रहा है, टाइम वैल्यू, और जो पुट का सेलर है वो टाइम वैल्यू कम मांग रहा है। इसका मतलब उसको लग रहा है कहीं ना कहीं मार्केट गिरेगा नहीं, तो मुझे कम प्रीमियम में मिले तो मेरे को चलेगा। तो टाइम वैल्यू ऑफ कॉल और टाइम वैल्यू ऑफ पुट ऑफ द सेम स्ट्राइक प्राइस स्पीक्स अ लॉट अबाउट व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ द सेलर। अगर इसका टाइम वैल्यू कम है, इसका मतलब वो थोड़ा कम प्रीमियम में भी उसको चलता है। इसका मतलब वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि मार्केट यहाँ से वहां जाएगा, इसीलिए वो थोड़ा कम प्रीमियम में भी चल रहा है उसको। ओके, ओके। ये जो पूरा इक्वेशन है टाइम वैल्यू का, ये पूरे इक्वेशन को बहुत प्यार से मेजर करता है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। अब इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी क्या, इस पे चर्चा करते हैं। व्हाट इज वॉलेटिलिटी? So the change in price. Change in price, as simple as that. जितना ज्यादा स्टॉक में ऐसे होगा, right, जितनी फ्रिक्वेंटली जितना ज्यादा ऐसा होगा, तो उसके 2 फैक्टर्स हो गए, प्राइस एंड टाइम। राइट। जो भी स्टॉक इतना चेंज करेगा इतना फ्रिक्वेंटली, उसका वॉलेटिलिटी हाई होगा। सपोज प्राइस इतना चेंज हुआ, यहां से यहां गया, लेकिन वो होने में 1 साल लग गया और वो फ्लैट गया, तो उसका वॉलेटिलिटी कम है। यस, राइट। तो देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी एंड इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। ओके। हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी मतलब अगर आज से पहले का मैं डेटा देखूं तो ये स्टॉक का वॉलेटिलिटी का कैरेक्टर क्या है। ओके। क्या रिलायंस और एसीसी सेम वॉलेटिलिटी के हो सकते हैं? हो सकते हैं, बट जनरली नहीं होते। एवरी स्टॉक हैज इट्स ओन वॉलेटिलिटी कैरेक्टरिस्टिक, बिकॉज दैट डिपेंड्स अपॉन कितने शेयर्स है मार्केट के अंदर में, वो स्टॉक निफ्टी में है कि नॉन निफ्टी स्टॉक है, किस तरह के इन्वेस्टर्स उसको होल्ड कर रहे हैं। तो हर स्टॉक का कैरेक्टर अलग अलग है। ओके। क्योंकि उसमें हर स्टॉक में ऑपरेटर अलग है, राइट। हर ऑपरेटर का कैरेक्टर अलग है, तो वॉलेटिलिटी का रेलेवेंस भी अलग है। तो हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी हो गया कि जो बंदा ऑप्शन सेलिंग कर रहा है वो हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी को तो देख ही रहा है ना, क्योंकि वॉलेटिलिटी के हिसाब से ही वो ऑप्शन का प्रीमियम करेगा। हाँ। अगर बहुत ज्यादा वॉलेटाइल स्टॉक होगा
तो ऑप्शन सेलर की दिल की धड़कनें तेज होंगी तो वो ज़्यादा प्रीमियम मांगेगा। हाँ, अगर कम वॉलेटाइल स्टॉक होगा तो ऑप्शन सेलर को भी पीस है तो वो कम प्रीमियम पे भी चलेगा। सर बट ऑप्शन सेलर को तो प्रीमियम मिलता है तो उसको तो वोलेटिलिटी फायदेमंद होना चाहिए ना। अगर ऑप्शन सेलर को मैं सपोज ऑप्शन सेलर आप ऑप्शन बाय हाँ और आपने मुझे बोला कि सर मेरे को 16,250 का कॉल ऑप्शन लेना है, हाँ आप बताइए कितना प्रीमियम चार्ज करेंगे। तो मैं बोलूँगा कि अन्नपूर्णा जी देखिए ऐसा है, मार्केट अभी तो वॉलेटाइल नहीं है, वहीं खड़ा है बहुत दिन से, हाँ मेरे को लगता नहीं है मार्केट कहीं जाएगा, तो चलिए मैं आपको 55 रुपये में देता हूँ, आप 55 रुपये में 16,250 का कॉल ले लीजिए मुझसे, ठीक है। हाँ। आपने बोला सर 55 रुपये तो बहुत ज़्यादा है, इतना टाइम वैल्यू का क्या करेंगे, थोड़ा कम करिए सर 50 रुपये करिए। मैंने क्या कहा, सर मैम ऐसा है कि मार्केट में जो रेट चल रहा है वो यही रेट है, आप उस रेट पे काम करना चाहते हैं तो कर लीजिए 55 रुपये। अब अचानक से खबर आई कुछ ही मोमेंट के बाद कि कुछ पॉलिटिकल प्रॉब्लम हो गया इंडिया में, राइट, ठीक है। आपको तो पता है ना भी क्या हुआ बंगाल में, अगर सेम चीज अगर इंडिया में हो गया राइट, तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो वो प्रॉब्लम के कारण मेरे को लगने लग गया कि अरे यार ये तो बहुत वॉलेटाइल हो सकता है मार्केट, हो सकता है अभी तक नहीं था बट आने वाले दिनों में ये वॉलेटाइल हो सकता है। तो मैं आपको बोलूँगा अनुपमा जी 55 रुपये तो नहीं होंगे, अब 65 रुपये हो गए। अब बोलेंगे सर अभी तो 55 था, अभी 65 कर दिया आपने। बोला अभी अभी में कुछ ऐसे परिवर्तन हो गए जिसके कारण मेरी दिल की धड़कनें बढ़ गई, मुझे डर लगने लग गया। तो अगर मुझे डर ज़्यादा लगेगा तो मैं तो आपसे ज़्यादा प्रीमियम चार्ज करूँगा। सो ऑप्शन प्राइसिंग में सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है ऑप्शन सेलर का डर। ओके, अगर उसको डर बहुत ज़्यादा लग रहा है तो प्रीमियम ज़्यादा है, और अगर उसको डर कम लग रहा है तो प्रीमियम कम है। डर इज मेजर्ड बाय इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। ओके, तो हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी इज अ बेस जिसको बेस करके ऑप्शन सेलर ने प्रीमियम का मूल्यांकन किया। जैसे मैंने क्या बोला, देखो अनुपमा जी अभी वॉलेटिलिटी चल रही है, मार्केट यहीं पर ही है, 55 रुपए में दे देता हूं आपको। तो मैंने हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी से एक एस्टिमेट बनाया कि 55 चलेगा। लेकिन जहां मेरे को ऐसा फील होने लग गया कि यार ये बंगाल में जो हुआ है ये ऑल ओवर इंडिया हो जाएगा तो ये तो गड़बड़ हो सकता है, तो मेरी घबराहट भर गई, क्योंकि मैं ऑप्शन सेलर हूं, मैं अनलिमिटेड लॉस जोन में बैठा हूं। तो मेरा घबराहट विल डिसाइड दी ऑप्शन प्रीमियम वैल्यू, तो मैं 65 ले गया। ओके, तो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी इज नथिंग बट हार्ट बीट ऑफ ऑप्शन सेलर। ओके, अब ये कैलकुलेट कैसे होता है? हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी तो लास्ट हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन से स्टैंडर्ड डिविएशन और ये सब यूज करके कैलकुलेट होता है। मैं आपको उसमें कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं, आप इतना मान लीजिए हिस्टोरिकल कैलकुलेशन प्राइस मूवमेंट से कैलकुलेट होता है हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी। ओके, बट दैट इज जस्ट अ रेफरेंस पॉइंट। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी इज कि सेलर की दिल की धड़कन। अब आप कैसे मेजर करेंगे मेरे दिल की धड़कन? नहीं कर सकते। तो आप मेजर करेंगे मेरी घबराहट को मेरे प्राइस के ऑफर से। कि मैंने 55 से अगर 65 कर दिया तो आप बोलेंगे कोई तो बात है, घबरा गए। तो ऑप्शन का जो प्राइसिंग है मार्केट में अभी चल रहा है, उससे हम अगर बैक कैलकुलेशन करें कि वो अभी का प्राइस सेलर का दिल की घबराहट को क्या बता रहा है, उसको कहते हैं इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। ओके, ओके, ऑप्शन प्राइसिंग पे ना बहुत काम किया गया है। इट्स अ प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल। एक फॉर्मूला है ब्लैक स्कोल फॉर्मूला, जिसको जो साइंटिस्ट थे कुछ उन्होंने इन्वेंट किया था। तो उसमें कुछ वेरिएबल्स डाले जाते हैं ताकि हर स्ट्राइक प्राइस का हम एक फेयर वैल्यू निकाल पाए कि ये प्रीमियम होना चाहिए। उसमें वन ऑफ द वेरिएबल इज हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी। ओके, अदर वेरिएबल इज टाइम टू एक्सपायरी, अदर वेरिएबल इज स्ट्राइक प्राइस। तो ये जितने भी ऑप्शंस ओरिएंटेड वेरिएबल्स है, इंटरेस्ट रेट्स, जो कि फाइनली डिसाइड करता है कि लॉजिकली विद दैट फॉर्मूला ये इसका फेयर वैल्यू होना चाहिए। अच्छा, ठीक है, ठीक है। लेकिन मार्केट एक फॉर्मूला नहीं है। मार्केट है क्योंकि उसमें इमोशंस है, उसमें एंजाइटी है, उसमें फियर है, उसमें ग्रीड है। तो ब्लैक-स्कोल साहब ने बोल दिया फेयर होना चाहिए, बट फेयर होता है क्या? Market is never fair. Market is either overvalued or undervalued. It can never trade at a fair value. Right. तो ब्लैक-स्कोल फॉर्मूला के हिसाब से हम निकाल दिए ये होना चाहिए प्रीमियम, क्या वही चलेगा? नहीं चलेगा। Okay. कुछ उससे ज्यादा चलता है या उससे कम चलता है। तो वो ज्यादा कम is basically implied volatility. Okay.
So historical volatility is a data which gets fed into Black-Scholes formula to give you the fair value of the options, but that may not be the right price which is traded in the market. जो right price market पे trade हो रहा है उससे अगर हम back calculation करेंगे तो हम देखेंगे कि ये implied volatility है. तो इसका मतलब historical volatility और implied volatility में difference रहेगा. Right. Because historical is जो बीत गया, implied is जो आने वाला है. Okay. अच्छा, स्टॉक मार्केट का जब हम लोग डिस्कशन करते हैं तो हमेशा हम लोग फ्यूचरिस्टिक बात करते हैं ना, कि फ्यूचर में प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे. और हिस्ट्री की बात करेंगे तो फिर कंपनी का फाइनेंशियल्स देख लो, राइट. कंपनी का बुक वैल्यू देख लो. राइट. तो रिलायंस का बुक वैल्यू करीबन 1200 है, पर रिलायंस स्टॉक प्राइस तो 2100 में चल रहा है. क्यों? क्योंकि 900 रुपया ज्यादा दिया जा रहा है. क्यों? क्योंकि एक एस्टिमेशन किया जा रहा है कि फ्यूचर में ऐसा कुछ होगा. ओके. तो वो भी एक तरीके का वॉलेटिलिटी असेसमेंट ही है, बट फ्यूचर अर्निंग वॉलेटिलिटी को वो आज एस्टिमेट कर रहा है. ओके. ऑप्शंस में एक सेलर. अच्छा, सेलर क्यों? बिकॉज रिस्क तो बेचारा सेलर ले रहा है. LIC का एग्जांपल पे चलते हैं. तो LIC तो रिस्क ले रहा है. तो अगर आप में स्मोकिंग की हैबिट आ गई, हाँ. आप में नहीं, मतलब जस्ट आप में जो स्मोक कर रहे हैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आप में स्मोकिंग की हैबिट आ गई और LIC को पता लग गया तो क्या सेम प्रीमियम चार्ज करेगा? नहीं. LIC को घबराहट होगी कि ये तो कभी भी चला जाएगा. राइट. कुछ लोग मेरे को बोलेंगे कि नहीं सर, उससे लाइफ और बढ़ जाती है, बट LIC ये नहीं मानेगा, एम्पेरिकली ये प्रूफ नहीं है. तो वॉलेटिलिटी इज बेसिकली ऑलवेज जज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ऑप्शन सेलर. ओके. तो लेट्स गो बैक टू आवर ऑप्शंस ग्रीक्स. अब आप देखिए पिक्चर को कितने अच्छे से समझ पाएंगे. देखिए, मैं ना कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस में नहीं जाना चाहता हूँ, वो तो मैं आपको करके मैं घबराहट पैदा कर दूंगा, बट मैं एकदम सिंपल रखना चाह रहा हूँ कि आप ये सबसे दोस्ती कर लें. बिकॉज क्या होता है, जब हम किसी दोस्त से मिलते हैं और अगर वो बोलेगा कि देखो मैंने क्लास 10 में मैथ्स में इतना स्कोर किया था, मैंने क्लास 12 में ये किया था, मैंने ग्रेजुएशन में इतना स्कोर किया था, मैं यहाँ गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मेरे को इतना अवार्ड्स मिला हुआ है, तुम क्या बोलेगी? भाई तुम दोस्ती करने आए कि तो डेल्टा IB ये सब जो है, इनसे दोस्ती करने के लिए इनका कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाना होगा, इनका रूट समझना होगा कि ये बोलना क्या चाह रहे हैं. बहुत प्यारे हैं ये लोग. तो अब आपको देखो समझ में आ रही है, थीटा मतलब हर दिन मेरा कितना रुपया, ऑप्शन क्या बोलेगा, ऑप्शन सेलर क्या बोलेगा, आएगा, इतना तो आएगा ही. ऑप्शंस का ब्यूटी क्या पता है? रात को सोते हुए पैसा बनता है सेलर को. और जो बायर है उसके बेचारे रात को नींद में भी उसको नुकसान हो रहा है. राइट. विच इज कॉल्ड टाइम वैल्यू. डेल्टा इज कि भाव के उठक पटक के हिसाब से मेरा प्रीमियम का उठक पटक होगा. ऑल्दो ये 51.93 है, बट कभी भी एग्जैक्ट नहीं होता है. क्योंकि जैसे ये 100 पॉइंट भर जाएगा मार्केट, तो वो जो 16,250 है वो सपोज 16,350 हो जाएगा. 100 पॉइंट भरते ही उसका डेल्टा क्या है? 42.49. तो 51.93 एक्चुअली 42.49 हो गया. तो ये जो जर्नी है, ये जर्नी लीनियर नहीं है. ओके. अगर तुम डेल्टा का ग्राफ बनाएगा, अनफॉर्चुनेटली इसमें अभी नहीं है, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा. अगर ये डेल्टा को तुम ग्राफिकली प्लॉट करेगा तो ये ऐसा लाइन नहीं है. ओके. इट विल हैव सम स्लोप, इट कैन नॉट बी अ स्ट्रेट लीनियर लाइन. ओके. तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूं कि 16,250 से 16,270 हो गया तो इतना प्रीमियम बढ़ जाएगा. एग्जैक्ट कोई भी नहीं बता सकता है. इट इज नॉट अ लीनियर लाइन. इनफैक्ट इसका इम्पैक्ट ऑन डेल्टा को भी कैलकुलेट कर किया जाता है, जिसको बोलते हैं गामा. ओके. तो गामा बताता है कि ये जो डेल्टा है, क्योंकि डेल्टा लीनियर नहीं होता है, तो गामा आप मान लो डेल्टा का स्लोप है. अच्छा. ये आपने स्कूल में पढ़ा होगा ना कि हर एक लाइन के में स्लोप होता है. तो जब लीनियर लाइन होता है तो स्लोप इज कांस्टेंट, बट वो थोड़ा कर्वी लाइन होता है तो स्लोप चेंज होता है. राइट. तो आप गामा को उसका स्लोप मान लीजिए. So is this the second order derivatives? It is मतलब गामा ऐसा है कि बेचारा वो अभी भी कंफ्यूज है कि वो फर्स्ट है कि सेकंड है. Okay. कई लोग उसको इतना प्यार करते हैं कि उसको फर्स्ट मान लेते हैं, कई लोग उसको उतना प्यार नहीं करते, उससे घबराते हैं तो उसको सेकंड बोल लेते हैं. बट लॉजिकली इट्स अ सेकंड ऑर्डर बिकॉज ये डेल्टा को मेजर कर रहा है. अच्छा. ओके. डेल्टा का जो स्लोप है उसको मेजर कर रहा है. वेरी सिंपल
लैंग्वेज, ओके। ओके। बट हम है ना गामा को कैसे यूज करेंगे एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा आपको, एकदम कॉम्प्लिकेटेड आप घबराइएगा मत, ठीक है ना। इसलिए यहां पर मैंने गामा की अभी चर्चा ही नहीं की आपके साथ में। देखिए ये जो ऑप्शन का सीरीज है दोस्तों, इट इज नॉट मेंट फॉर एडवांस ऑप्शन स्ट्रैटेजीज, क्योंकि जो मेरे लर्नर्स है वो बहुत एडवांस वाले नहीं हैं, वो अभी बेसिक आए हैं जैसे अनुपुना जी है। तो मैं चाहता हूं कि मैं आपका बेस इतना स्ट्रांग कर दूं ऑप्शन में कि आपको बाद में कोई भी एडवांस सिखाएगा तो आपको पता है कि कौन आपको बेवकूफ बना रहा है। ठीक है, तो थीटा डेल्टा आईवी अब आप समझ गए, 11.11 एक नंबर है, राइट। विच इज बेसिकली हार्ट बीट ऑफ द ऑप्शन। अब आप बोलोगे सर 11.11 का मैथमेटिकल क्या सिग्निफिकेंस है? देयर इज ऑब्वियसली अ फॉर्मूला विच इज गेटिंग डिराइव्ड बिहाइंड इट, उसमें नहीं जाते हैं। इट इज assume that it's a heartbeat of the seller. So 11.11 is the absolute volatility. It's called implied volatility. ओके। तो हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी कुछ होगा और ये इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी आज के रेट में हार्टबीट क्या है। वेगा बताता है कि अगर ये 1% बढ़ गया, मतलब 11.11 अगर 12.11 हो गया तो इतना रुपया अच्छा। प्रीमियम में आ जाएगा। अगर कोई ले रखा है तो इतना रुपया बन जाएगा, और अगर कोई बेच रखा है तो इतना रुपया लग जाएगा। सो ये बेसिकली काइंड ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ आईवी हो गया, काइंड ऑफ। ओके, गॉट इट। सो थीटा डेल्टा वेगा, इनका सिग्निफिकेंस आपको समझ में आ गया, राइट। आईवी के बारे में आपको समझ में आ गया, और लास्ट ट्रेडेड प्राइस आपको पता ही है, स्ट्राइक प्राइस आपको पता ही है। राइट राइट राइट। अब आप रेडी हैं? अब आप रेडी हैं क्या चीज के लिए? ऑप्शन चेंज। अब आप ऑप्शन चेंज समझ गए हैं कि क्या क्या होता है, आपको पता लग गया ऑप्शन ग्रीक्स क्या है। अब आप रेडी ऑप्शन स्ट्रैटेजीज बनाने के लिए। अच्छा। क्योंकि ऑप्शन का मतलब ये नहीं होता है कि ये स्ट्राइक प्राइस में खरीद लूं, तब तो फिर आप एक पर्पस के लिए काम कर रहे हैं, चाहे आप डेल्टा के लिए काम कर रहे हैं या थीटा के लिए काम कर रहे हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि अनुपूर्णा थीटा खाते हैं चलो, तो आप क्या करेंगे? थीटा खाते हैं मतलब सर? थीटा खाते हैं, ये जो थीटा का पैसा है, these are all generally used colloquial language in market, so that's why I'm getting you used to this language which a typical trader use, कि चलो थीटा खा लेते हैं। थीटा खा लेते हैं मतलब ये जो 409 रुपए मिल रहे हैं, हाँ। इसको खा लेते हैं। तो कैसे खाओगे? इस पे ट्रेड करेंगे। ट्रेड क्या करोगे? बेच के करेंगे। तुमको खाना है, थीटा ले लेना है, राइट। तो आई वांट टू टेक एडवांटेज ऑफ थीटा, तो इसलिए आई विल सेल इन द शेयर। तो तुम बेचेगी और मार्केट ऊपर नीचे हो गया तो तुम्हारा डेल्टा लॉस होगा, डेल्टा के काइंड लॉस होगा। तुम्हारा इंटेंशन था थीटा खाने का, हाँ। बट तुमने ये नहीं सोचा कि मैं अगर इसको बेच दूंगी तो ये डेल्टा जो है ये मेरे से गुस्सा हो जाएगा। देखो ये तीनों दोस्त हैं, इनको ध्यान तुमको तीनों को साथ में देना पड़ेगा, पार्शियलिटी नहीं चलेगा। अगर तुमने एक पे ध्यान दिया है तो दूसरे को तुमको चॉकलेट भेजना पड़ेगा ताकि उसको बुरा नहीं लगे। जब तुम थीटा के साथ गई हो लंच पे तो तुम इंस्टाग्राम में फोटो डालोगी तो डेल्टा देखेगा, वेगा देखेगा, इट्स नॉट गुड। तो तुमको उसको संभालना पड़ेगा, मतलब उसको चॉकलेट देना पड़ेगा। तो whenever you are focusing on any one Greek, the other Greek has to be hedged. ओके। कैसे हेज करोगे? तो इस डेल्टा को हेज करना पड़ेगा। तो अगर आपने थीटा खाने के लिए 16,250 का कॉल बेचा है, इसका मतलब आपने रिस्क लिया है कि अगर दाम बढ़ेगा तो आपका पैसा लगेगा। तो दाम बढ़ने को अगर मुझे हेज करना है तो मुझे इसको खरीदना भी पड़ेगा। तो इसी को बेचा और इसी को खरीद लिया तो फायदा क्या हुआ? तो किसी और को खरीदना पड़ेगा। राइट। किसको खरीदोगे? या तो कोई ऊपर नीचे का स्ट्राइक प्राइस को खरीदोगे, हाँ। लेकिन जैसे ही कोई ऊपर नीचे का स्ट्राइक प्राइस को खरीदोगे उसका थीटा भी आ जाएगा तुम्हारे साथ। हाँ। तो अगर ये बेचा हुआ और ये खरीद लिया तो नेट में इंपैक्ट थीटा का इतना छोटू सा हो जाएगा। राइट। दूसरा है कि अगर मुझे थीटा खाना है और मुझे डेल्टा को हेज करना है, हाँ। तो मैं शेयर खरीद लूंगा ना डेल्टा को हेज करने के लिए। राइट। कितना शेयर खरीदूंगा? सपोज एक लॉट, इसका लॉट है सपोज 50 का, तो अगर आप 50 का लॉट साइज है तो आप 25 का वैल्यू वर्थ का शेयर खरीद लेंगे, ताकि अगर दाम बढ़े तो मेरा शेयर में पैसा आ जाए और डेल्टा का जो यहाँ इंपैक्ट हो रहा है वो वहां पर नेगेट हो जाए और हर दिन का मेरा थीटा जो है वो मेरे को कमाई देता रहे।
ओके सो व्हेनेवर यू आर ट्रेडिंग एनी ग्रीक, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शंस में जब आप ट्रेड कर रहे हैं तो पहले आपको डिसाइड करना होगा कि भैया मैं डेल्टा के लिए कर रहा हूँ, थीटा के लिए कर रहा हूँ, वेगा के लिए कर रहा हूँ। अगर आपको पसंद नहीं आया ये तो आप ऑप्शन ट्रेड मत करिए, छोड़ दीजिए। क्यों कर रहे हैं अपने साथ खिलवाड़? अगर ये नहीं कर पाएंगे तो ऑप्शंस पे पैसे नहीं बनेंगे। तो डेल्टा, थीटा, वेगा, मैं सिंपल 3 बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में गया ही नहीं हूँ। कई लोग बोलते हैं कि मैं ग्रीक्स यूज़ करता हूँ, मुझे लगता है ग्रीक्स का कोई रेलेवेंस नहीं है। ठीक है, मतलब अभी चल जा रहा है, बट अगर जितना आप एडवांस लेवल पे जाएंगे उतना और आप बेटर होंगे। तो देयर इज नो हार्म इन गोइंग इनटू इट। सो डिसाइड व्हाट यू वांट टू ट्रेड। आप डेल्टा के लिए प्ले कर रहे हैं, थीटा के लिए प्ले कर रहे हैं, वेगा के लिए थे, मतलब आप मार्केट का ऊपर नीचे के लिए प्ले कर रहे हैं, या थीटा खाने के लिए प्ले कर रहे हैं, या आप वोलेटिलिटी के लिए प्ले कर रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं बोलते हैं कि सर मुझे वोलेटिलिटी लग रहा है बढ़ जाएगा बिकॉज फलाना स्टॉक के अंदर में न्यूज़ आने वाला है, या फलाना स्टॉक का रिजल्ट आने वाला है, तो उस वक्त वोलेटिलिटी बढ़ती है। तो आप वेगा लेना चाहते हैं तो आप वेगा लेंगे, तो आप सपोज ये आपको खरीदना है, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी खरीदना है, क्योंकि आपको लग रहा है 11.11 जो है बढ़ के 13 हो जाएगा। तो आप वेगा कैसे खरीदेंगे? ऑब्वियसली खरीदना तो आपको स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम ही पड़ेगा, लेकिन फिर आपको डेल्टा हेज करना पड़ेगा और थीटा भी हेज करना पड़ेगा, बिकॉज आपने वेगा तो ले लिया। फिर वही बात है, फिर थीटा और डेल्टा नाराज हो गए दोनों। राइट। तो आपको थीटा को हेज करना होगा, तो शायद यहाँ का वेगा लेके कोई और स्ट्राइक प्राइस का आपको वेगा को बेचना पड़ेगा, ताकि आप वेगा का काम प्रॉपर्ली कर पाए। ओके। ये सारा थॉट प्रोसेस इज मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स स्ट्रैटेजी। ओके। ठीक है, सो लोग क्या करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रेड, दे डिफाइन स्ट्रैटेजीज। इट कुड बी सिंगल लेग स्ट्रैटेजी, 2 लेग स्ट्रैटेजी, 3 लेग स्ट्रैटेजी। एक लेके 2 बेच दिया, एक लेके 3 बेच दिया, ये वाला एक्सपायरी लेके नेक्स्ट एक्सपायरी बेच दिया, या नेक्स्ट एक्सपायरी लेके ये वाला एक्सपायरी बेच दिया। तो बेसिकली जो प्रीमियम का डिफरेंस है दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में, दैट इज बिकॉज ऑफ ईदर volatility being different, or the theta impact could be different, or delta could be different. Right. Got it. ठीक है, मैं आपको ना मैं बहुत ज़्यादा, मैंने कहा ना, आपको एडवांस में नहीं लेके जाऊंगा, बिकॉज आपको एकदम एडवांस ऑप्शंस पे फिर स्टडी करनी पड़ेगी। और एक बुक है, मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको ऑप्शंस में इंटरेस्ट होगा तो ऑप्शंस एज अ स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट, वो एक बहुत अच्छी बुक है, जिससे मैंने अपना ऑप्शंस का जर्नी किया था। तो बहुत मोटी बुक है, बड़ी प्यारी बुक है, तो किसी को एडवांस ऑप्शन में जाना हो तो वो देख सकता है। बट इस सीरीज के अंदर में, क्योंकि हमने कैश मार्केट में ट्रेड करना सीखा है, तो कैसे कैश मार्केट का अपना पोजीशन को मैं ऑप्शंस के थ्रू और इफेक्टिवली मैनेज कर सकती हूँ और एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट कर सकती हूँ, ये हम लोग डिस्कशन करेंगे। सो एक क्वेश्चन, हाँ, जैसे ये वीगा, थीटा, डेल्टा, ये सब चेंजेस बता रहे हैं, राइट? Yeah. कि 50 रुपीज चेंज होगा या 409 रुपीज चेंज, एब्सोल्यूट वैल्यूज है, Yeah. राइट? तो सर ये चेंज इन प्रीमियम है, Yeah. राइट? Yeah. तो सर बट ये तीनों बहुत अलग अलग डेटा दे रहे हैं। करेक्ट। तो सर जो एक्चुअल प्रीमियम चेंज होता है वो क्या मेजर करके चेंज होता है? करेक्ट। सो वो हम जब एक कोई भी स्ट्रैटेजी रन करेंगे ना, हाँ. तो वो स्ट्रैटेजी में अपने को दिखेगा कि उस स्ट्रैटेजी के कारण एक्चुअल प्रीमियम में कितना इम्पैक्ट आया। वो अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर में जो स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट में जाएंगे तब उसमें आपको क्लैरिटी आ जाए। ओके, ठीक है, ओके सर। चलिए दोस्तों, ये हुआ ऑप्शंस का क्लास नंबर 4। थोड़ा लंबा था, बट आई होप आपको समझ में आएगा कि ये ग्रीक्स कॉन्सेप्ट है वैसे कॉम्प्लिकेटेड, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ इतने सिंपल कर दूँ। देखिए, अगर आप ग्रीक्स नहीं भी यूज़ कर रहे हैं ट्रेडिंग के लिए और आप ऑप्शंस पे ट्रेड कर रहे हैं, देयर इज नो हार्म इन कीपिंग दिस नॉलेज इन द बैक ऑफ योर माइंड, बिकॉज ये आपको वैल्यू एडिशन ही करेगा, ये आपके नुकसान कुछ नहीं करेगा। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और अगर पसंद आया तो ये वीडियो को लाइक दे दीजिए, और पसंद आया तो लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, और मैं पसंद आ रहा हूँ और अन्नपूर्णा जी का लर्निंग अच्छा लग रहा है तो ये चैनल को शेयर कर दीजिए, और लोगों को बताइए कि ट्रेडिंग उतना टफ नहीं है अगर प्यार से संभल के अच्छे से किया जाए। तो it's also a good thing to do for full time as well as for part time. Thank you friends. See you in the next video on options strategies. Bye bye.